प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक चैप्टर के आगे प्रोसेस जो कर रहे हैं वो चैप्टर आपका है सारणिक। और सारणिक में देखिए बच्चे, जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सारणिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स रूल्स चाहिए, जिनको हम लोग उसका प्रगुण बोलते हैं या यूं कहें ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कभी कोई डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर किसी चीज का अगर इलाज करने जाता है तो उसका एक टूल्स होता है, औजार होता है। उसी तरह मैथ्स में भी अपने टूल्स होते हैं, चाहे वो फार्मूला के रूप में होगा और चाहे सिद्धांत के रूप में होता है। ठीक, तो जो टूल्स होते हैं उन टूल्स को हमें सीखना होगा। सारणिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बिना हम लोग थोड़ा सरल, उस सारणिक के मान को सरल बनाने के लिए हम लोग टूल्स का प्रयोग करते हैं। टूल्स क्या है कि यहाँ पर जो सारणिक का, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सारणिक का प्रसरण सिखाया था कि किसी सारणिक का जब हमें मान कैलकुलेट करना होगा तो किसी कॉलम या किसी रो के सापेक्ष हम लोग उसका मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना हो, कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सारणिक के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, है ना। और उस गुणधर्म की सहायता से सारणिक का जो मान होगा वो सरल हो जाए, सारणिक का जो मान ज्ञात करना होगा वो सरल हो जाएगा। ऐसा हम लोग कुछ करेंगे। अभी तो वैसे देखा जाए तो सारणिक 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 वर्ग अभी वही सारणिक बनता है, लेकिन हम लोगों की सिलेबस में 3x3 तक है ना। तो हम लोग 3x3 के ऑपरेशंस को सीखते हैं। सबसे पहला गुणधर्म ये है कि यदि कोई सारणिक ले, ठीक, गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणिक का, यहां समझते हैं, पहला हम लोगों का गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। चलिए चेक करते हैं कि ये अपरिवर्तित रहता है कि नहीं। तो पहले प्रॉपर्टी को चेक करके देखें। जैसे मान लिया जाए एक हम वैल्यू ले लेते हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3। एक आव्यूह ले लेते हैं और इस आव्यूह को, सॉरी माफ कीजिएगा, एक सारणी ले लेते हैं और इस सारणी को हम लोग चेकआउट करते हैं कि कैसे सारणी का मान पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम लोग क्या करें, इस सारणी को अगर हम सॉल्व करते हैं और C1 के सापेक्ष, या ऐसे कह दें R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो A1 का जो हम लोगों का विस्तार मिलेगा, A1 का विस्तार, हमने विस्तार सीखा था हम लोगों ने, विस्तार के अनुसार इसका जो 2x2 सारणिक बनेगा, B2, B3, C2, C3 मिलेगा। और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो B2, C3 और यहां पर B3, C2 फाइंड आउट। ठीक, B1 का अगर देखें तो -B1 इसका प्रसार A2, C3 और -A3, C2 ये मिलेगा। C1 का अगर हम लोग विस्तार करते हैं तो C1 का हम लोगों को फाइंड आउट होता है A2, B3 -A3, B2, ये वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब मान लिया जाए कि यहां पर हमने क्या किया, इस सारणी को डायरेक्ट विस्तार कर दिया और एक चीज हमको कह रहा है कि रो को कॉलम में बदल दीजिए। अब हम लोग इस सारणी के रो को हम कॉलम में बदल देते, कॉलम में अगर बदल दें तो रो 1 जो होगा वो कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, A1, B1, C1, A2, B2, C2 और ये हो जाएगा A3, B3 और C3। इस तरह से ये फाइंड आउट होगा। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग विस्तार कर, विस्तार कैसे करेंगे देखिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी सारणी का मान अगर ज्ञात करना हो तो आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सापेक्ष अगर विस्तार करते हैं तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। अब क्या करें, हम लोग इसको C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर अगर हम लोग C1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर दें तो हम लोगों को ये जो सारणिक है इसका मान मिलेगा। A1 का
सारिक वही B2C3 और B3C2 है ना। उसी तरह से B1 का अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो -B1 यहीं पर A2C3 और इसका लेंगे, और यहां पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा तो A3C2। उसके बाद C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा A2B3 और यहां से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा A3C2B का। ऐसे देखते हैं, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई C1 के साथ में B2A3 और A2B3 और A3B2 मिल जाए इस तरह से। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की वैल्यू विस्तार पर और यहाँ की वैल्यू विस्तार पर सेम। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग याद रखेंगे कि यदि किसी सारिक के रो को कॉलम में और कॉलम के पूरा रो में बदल दें तो सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहली प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल चेक करते हैं कि देखते हैं ये सही है कि नहीं। आंकिक रूप से देख लेते हैं। अब देखिए ये कितनी वैल्यू 261 -3, कैसे लिखते हैं 261 -3 0 5 5 4 -7, और यहां पर विस्तार करते हैं हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। 2 का जो मल्टीप्लाइड फॉर्म होगा 0 5 4 जा 20 और -3 माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसका मिलेगा 7 6 जा 42 मतलब 7 6 42 -42 और 4 1 तो 4 -4। उसी तरह से 5 का अगर हम लोग सारिक प्रसार करें तो 6 5 30 और 1 0। ठीक है, ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हम लोग 20 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, और यहाँ पर 46 का हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, -46 आने वाला है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई हमें 5 से करना। तो यहाँ देखिए हम लोगों को ये वैल्यू कितना मिला -40 माइनस यहाँ पर -40 माइनस 6 3 18 4 3 12 12 1 13 -138 प्लस 5 3 15 150। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर हम लोगों को मिलेगा 178 प्लस 150, तो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी -28, है ना। अब हम लोग इस वैल्यू को लिखने के बाद हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर दें। चेंज करने पर ये वैल्यू रो को कॉलम को रो में 261 -305 5 4 -7 है ना, इस तरह से। अब इसका हम लोग प्रसार करते हैं किसके सापेक्ष, हम R1 के सापेक्ष इसका भी विस्तार करते हैं। तो 2 का क्या मिलेगा 0 और -20 है ना। हमने क्या किया, इसका विस्तार हम इसका विस्तार कर रहे हैं किस पर, R1 के सापेक्ष -20, और 6 का -6 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा 7 3 जा 7 3 21, और यहाँ 5 5 25 लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 21 माइनस 7 3 21 और 5 5 25, यहाँ पर -25, और यहाँ देखिए फिर हम लोग 1 का अगर लेते हैं तो 4 3 जा, मतलब अगर यहाँ 1 पॉजिटिव मतलब एक को धनात्मक ही लेंगे, और इसका मल्टीप्लाइड फॉर्म जो होगा -12, और यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म जो होगा 5 0 जा 0, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 22 जा, यहाँ पर क्या -40, और यहाँ पर देखिएगा -6 है ही, और यहाँ -4 इंटू -4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4, और यहाँ पर -12, तो यहाँ वैल्यू कितना मिला -40 और -12 कितना हो चुका -52, -24 अगर हम लोग कर रहे हैं +24, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा -28। तो यहाँ वैल्यूज क्या मिला, हम लोगों ने सीधा हल किया किसको, सारिक को, और सारिक के कॉलम और रो को परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष बदल करके भी हल किया, तो वैल्यूज वही मिला।
इसका मतलब ये है कि अगर किसी सारणी, कोई भी सारणी होगा, उसके पूरे रो को पूरे कॉलम में अगर चेंज करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक, इसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। चेक करते हैं कैसे। जैसे मान लिया जाए उसी सारणी को पुनः उठाएं, ये देखिए A1 B1, A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। अगर हम लोग इसका विस्तार करें तो विस्तार करने पर A1 के साथ A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ये फाइंड आउट हुआ हमें एक्सप्रेशन। ठीक, आगे हम लोग इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिएगा ये कह रहा है कि दो कॉलम या रो को बदलिए। हम लोग मान लेते हैं R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करें। जब R1 और R3 एक दूसरे से इंटरचेंज होगा, बदला जाएगा, तो एक नया सारणिक बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ A3, यहाँ B3, यहाँ C3 और यहाँ पर A2 B2 C2, यहाँ A1 B1 और यहाँ, है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखिए, अब की बार हम लोग एक वैल्यू ऐसा करते हैं कि हम R3 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। R3 के सापेक्ष विस्तार कर दें। अगर R3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर A1 जो होगा, देखिए ये तीसरे कॉलम और पहले कॉलम और तीसरे रो का अवयव है ना। तो अगर ये इसका अवयव है, पहले कॉलम और तीसरे रो का, तो ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो हम लोगों का यहाँ जो मल्टीपल फॉर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखिएगा, हमने यहाँ से चेंज कर दिया तो B3 C2 माइनस B2 C3, है ना। अब यहाँ पर आगे फिर चलते हैं, B1 का लेते हैं, माइनस B1 होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके नाते ये देखिए, अगर कॉलम और रो को जोड़ते हैं उसे चिन्ह चेक करते हैं, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा और -1 पे 4 घात लगाएंगे, यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ देखिए 2 3 5 होता है, विषम आने के नाते माइनस चिन्ह होगा। तो B1 का अगर प्रसार करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा A3 C2 माइनस A2 C3, है ना, ऐसे यहाँ और ये वाला। ठीक, उसी तरह से C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, A3 B2 माइनस A2 B3, A3 B2 माइनस A2 B3, है ना। इतनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट होगी। अब यहाँ देखते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, माइनस कॉमन लें, तो माइनस A1, ये हो जाए B2 C3 माइनस B3 C2, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस B1 माइनस कॉमन लेंगे A2 C3 माइनस A3 C2, ये प्लस ये माइनस और प्लस यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोगों को C1 यहाँ A2 B3 माइनस A3 B2 फाइंड आउट हो गया। हमने इसको अंदर की वैल्यू को मैच करा दिया
लेकिन क्या नहीं मैच किया, चिन्ह। अब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2, और माइनस यहाँ पर भी कॉमन होगा तो B1 A2 C3 सॉरी माइनस A3 C2, और यहाँ प्लस C2 C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ये मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, लेकिन माइनस में है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब किसी सारणी के दो कॉलम या स्तंभ को परस्पर बदलते हैं तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहां दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे सत्यापन करें। यहाँ 2 6 1 माइनस 3 0 5 5 4 माइनस 7 है ना। अब इसका हम लोग विस्तार कर लेते हैं, ठीक, इस तरह से इसके साथ 2 7 0 5 का 20 है ना, और यहां पर देखते हैं माइनस 3 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 6 42 माइनस 42 और 4 एकम 4 माइनस 4, और यहाँ 5 का फिर लेंगे तो 5 6 30 है ना, 5 का अगर लेंगे 5 6 30 और एक जाए 0। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ 20 टाइम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 40 है ना, और ये देखिएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसमें किसमें 46 में 3 मल्टीप्लाई 46 होगा, और माइ प्लस 150 है ना। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था और वो वैल्यूज जो थी हम लोगों को कितनी प्राप्त हुई थी, -28 है ना, -28। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये चेंज करने जा रहे हैं कि रो और कॉलम को चेंज कर लेते। तो हम एक रो और कॉलम 2 -3 5 यहाँ रहने दे रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं 1 5 -7 और यहाँ लिख देते हैं 6 0 4, चेंज करके देखते हैं है ना। तो 2 का 5 का 20 7 0 और यहाँ पर 3 तो प्लस में हो जाएगा, 3 का मिलेगा 4 एकम 4 7 6 42 प्लस 42 है ना, और 5 का अगर देखेंगे तो हम लोग का 0 5 का 30 प्लस 40 प्लस 3 गुणे 100 3 गुणे 46 अब माइनस 150। अगर इसको हल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा प्लस 28। अभी देखिए साड़ी का मान -28 था, बाद में साड़ी का मान कितना मिला 28 मिला। इसका मतलब क्या है, साड़ी का मान अगर हम लोग रो और कॉलम के एक दूसरे से चेंज करेंगे तो साड़ी का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो साड़ी का चिन्ह बदलेगा। आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि एक साड़ी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सभी संगत अवयव समान है, सभी संगत अवयव समान है तो साड़ी का मान 0 होता है। अब समझते हैं क्या क्या कह रहा है कि यदि कोई साड़ी का दो पंक्तियां अथवा स्तंभ जैसे ए बी सी हो और ए बी सी हो और ये पी क्यू आर हो, ऐसा हो, तो इनके कहने का मतलब यह है कि यदि किसी साड़ी के दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में क्या हो, समान हो, उसका मान 0 होता है। सॉल्व करके देख लेते हैं 0 होगा कि क्या हो। अगर हम लोग R1 के सापेक्ष विस्तार करें, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो हम लोगों को मिलेगा A का बी आर माइनस सी क्यू, और फिर A का मिलेगा पुनः प्लस ए का बी आर माइनस सी क्यू, और यहां पर देखिएगा ये प्लस है ये माइनस होता है, ये माइनस माइनस, ठीक, और पुनः P का
पी का मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी, पी का बीसी माइनस बीसी। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये टोटल वैल्यू, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगी, बीसी बीसी से कट जाएगा, अर्थात टोटल मिला करके क्या मिला, जी। तो हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि किसी सारणी के दो अवयव, दो संगत अवयव, इसको बोलते हैं संगत अवयव, ये संगत अवयव आपस में बराबर हो, दो कॉलमों या दो पंक्तियों के, उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे यहां देखिएगा 3 2 3 2 2 2 3 3 3 है ना। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पहला रो है और तीसरा रो है सेम, विस्तार कर लेते हैं। अगर हम लोग इसका विस्तार करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं, गुणधर्म, गुणधर्म इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर इस तरह का, अगर किसी आगे चल करके सारणिक में इस तरह की समान घटनाएं आपको दिखेंगे तो आप तुरंत इस डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई कर लेंगे, पुनः आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करने के लिए इसको बताया जाए। तो यहाँ पर 2 3 6 3, 2 और 3 का गुणा कराएंगे 6, पुनः 2 और 3 का गुणा कराएंगे 6, फिर 2 का 2 3 6 और 3 3 का, फिर 3 का 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ 6 6 से कट जाएगा 0, -2, यहाँ देखिए -3 मल्टीप्लाई करेगा और +3 और -2 मल्टीप्लाई करेगा, और ये +6 आएगा और ये -6 आएगा, कट करके क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी अगर किसी सारणिक में दो क्या दिखेंगे, स्तंभ अथवा दो कॉलम आपस में समान है, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा कराते हैं तो उनका मान भी k से गुणित हो जाता है। अचर से गुणा कराते हैं तो उनका मान भी k से क्या होता है, गुणित हो जाता है। इनके कहने का मतलब ये है, जैसे एक सारणी थी A1 B1 C1, A2 B2 C3 C2, A3 B3 और C3। अगर आपने क्या किया कि इस सारणी के R2 में K से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में K से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें एक सारणी मिल जाएगा, कितना, A1 B1 C1 और K A2 K B2 और K C3, और ये A3 B3 और C3 है ना। इस तरह का हमें क्या मिल जाएगा, सारणी मिल रहा हो। अब यहां हमें ये सोचना है कि जो सारणी हमें मिल रहा, तो वो कह रहे हैं कि K से गुणा करा दें तो उसका मान भी K से गुणित हो जाता है। उसका मान में K से गुणा करा लीजिए, तो मान में मतलब कहने का मतलब ये एक सारणी था और इसमें K से गुणा करा। अब सॉल्व करते हैं, तो K से गुणा कराएंगे तो सॉल्व करने पर A1 B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस माइनस B1 A2 C3 A3 C2 और प्लस C1 का A2 B3 माइनस A3 B2, ये फाइंड आउट K का। अगर आपको इसको सॉल्व करना, डायरेक्टली सॉल्व करें। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, देखिएगा, तो A1 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, इसका हम सॉल्व करें, तो A1 के साथ K मल्टीप्लाई करेगा, इसमें K B2 C3 माइनस K B2 B3 C2 B3 C2 और पुनः माइनस B 1 का मिलेगा
के A2C3 माइनस के A3C2 और पुनः प्लस C1 का मिलेगा के A2B3 माइनस के B2A3 मल्टीप्लाई कर। ठीक, यहाँ सब में के कॉमन ले लें, तो जो ही के कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू सेम यही फाइंड आउट हो जाएगी। ये जो वैल्यू हमको मिला है के कॉमन लेने पर यहाँ से यही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सारणिक इस प्रकार हो कि उसके किसी पंक्ति या कॉलम में किसी अचर या अदिश मान से गुणा कराते हैं, तो उससे अच्छा है कि सारणिक का जो मान आता है उसमें टोटली गुणा करा दें, वही मान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हम यहां पर देखें, ये एक सारणिक है 102 18 36 134 17 3 और 6। उस प्रॉपर्टी को पढ़ने से फायदा ये मिला कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 17 6 इंटू 3 और 6 इंटू 6 ऐसे लिख दें 1 3 4 और 17 3 और 6 है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो 6 का है ना। कॉमन फैक्टर 6 अगर लेते हैं तो यहाँ पर सारणिक के मान में गुणा करा देगा, तो यहाँ पर 17 3 6 बचेगा, यहाँ 1 3 और 4 बचेगा, 17 3 और 6 बचेगा। अब इसी के पहले हम लोगों ने पढ़ा यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति अथवा कॉलम आपस में समान है तो उसका मान शून्य होता है। ये दो पंक्ति आपस में समान है ना, तो इस पंक्ति के अनुसार इसकी वैल्यू 0 होगी। टोटल वैल्यू कितना मिलेगी? 0। टोटल वैल्यू क्या मिल रही होगी? 0 मिलेगी। ठीक, अगला प्रगुण पढ़ते हैं। करा यदि एक सारणिक के एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव या दो या अधिक पदों के योगफल में व्यक्त करते हैं तो सारणिक को दो या अधिक सारणिक को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके कहने का अर्थ यह है कि कोई सारणिक इस तरह से A1 प्लस C A2 प्लस B A3 प्लस C X Y Z P Q R, अगर ऐसा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? अलग अलग सारणिक A1 A2 A3 और X Y Z P Q R प्लस, यहां पर देखिए लिख सकते हैं इसको, यहां पर ये A था, मान लेते हैं A B C X Y Z P Q। अगर कोई सारणिक योगफल के रूप का किसी पंक्ति या कॉलम में योग का रूप प्रदर्शित किया हो तो उसको अलग अलग दो या दो से अधिक योग है, दो योग है तो दो रूप में, दो से अधिक योग है तो दो से अधिक रूप में आप क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या यहां दिया देखिए A B C A प्लस 2x B प्लस 2y B प्लस 2y C प्लस 2z और X Y Z। कोई दिक्कत नहीं, इसको दो सारणिक में तोड़ दीजिए, वैल्यू फाइंड हो A X B B Y C Z और प्लस ऐसा कर दीजिए A 2x दूसरा हो जाएगा X B 2y और Y और C 2z और Z, है ना। अब इसमें कॉमन फैक्टर 2 ले लें। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी कि दो पंक्ति यदि समान हैं तो अवयव का मान सारणिक का मान क्या होता है? 0। अगर इसमें 2 कॉमन ले लें तो A B C X Y Z
एक्स वाई जेड। इसमें भी दो पंक्ति क्या है, समान है। दो पंक्ति समान होने के नाते इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ रही होगी, 0। ठीक है, अगर 0 में 0 जोड़ेंगे टोटल वैल्यू 0 है। ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, तरह एक साड़ी, यदि एक साड़ी को किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के साथ समान गुर्जों को जोड़ दिया जाए तो साड़ी का मान वही रहता है। एक प्रॉपर्टी अगली है कि कभी भी अगर मानिए आई पंक्ति के साथ जेवी पंक्ति को के का गुणा करा के जोड़ दें, या आईवे कॉलम के साथ के का गुणा करा के जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें अथवा घटा दें तो साड़ी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसी कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए आपके पास एक आप व्यू है साड़ी का पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन पी, ये एक तरह से आपके पास सारणिक है। ठीक, तो आप एक संक्रिया कर सकते हैं, टूल्स है कि आप मान लें R2 की जगह पर R2 में आप n या x या p या q ऐसे करें, या a का गुणा करा दें, किसमें, तीसरे में, जोड़ दें या घटा दें, मन करे जोड़ दीजिए या घटा दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर p q r, R1 पर ऑपरेशन नहीं उतार देंगे, दूसरे पर कह रहा है कि R2 के साथ तीसरे अवयव a का am और y प्लस an और इसी के पहले आ रहे हैं, इसमें a से गुणा कराएं z प्लस ap, है ना, और यहां पर m n p ऐसा कर दें तो साड़िक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने यहाँ किया एक साड़िक की वैल्यू है, आप इसको तो अभी आपने सीखा कि इसको अलग अलग साड़िक लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसके इक्वल क्या हुआ, इसके इक्वल यह पी क्यू आर एक्स वाई जेड अलग अलग साड़ी लिखेंगे, एम एन पी अलग अलग साड़ी लिख रहे हैं, इसके इक्वल हम लोग अलग अलग साड़ी लिख रहे हैं, एम एन पी प्लस पी क्यू आर ए एम प्लस यहाँ पर क्या था ए एन प्लस ए पी, यहाँ पर क्या था एम एन पी। आप जरा सोचिए, इसी के पहले हम लोग यही चीज पढ़े कि साड़ी को अलग अलग कैसे लिखेंगे। अगर आप ए यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, समान हो जाएंगे, दोनों पंक्तियां समान हो जाएंगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और पुनः वही साड़ी क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये होगा किसी भी साड़िक में आप अगर कोई साड़िक ले रहे हैं और साड़िक के संगत अवयव के साथ पंक्ति में अथवा कॉलम में गुणा करके या भाग करके जोड़ या घटा रहे हैं तो साड़िक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो ये जो है साड़िक के 6 प्रगुण हैं। इन 6 प्रगुणों से हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियोज में सॉल्व करेंगे। इन 6 प्रगुणों को आप ध्यान रखेंगे। अगला वीडियोस उस प्रगुण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊं, और जो भी चीजें नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जिस चैप्टर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आता मैं उस चैप्टर को भी लेकर आऊंगा। मैं आशा करता हूं आप वीडियोस अंत तक देखे होंगे और अगली वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।